फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। और आज हम करने वाले हैं सर्कल्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर भी है जैसा कि बच्चे समझते हैं, पर अगर हम इसे थ्योरम वाइज समझ के पढ़े तो ये चैप्टर भी काफ़ी इजी है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कुछ थ्योरम्स को समझकर। हम सबसे पहले जानेंगे कि सर्कल्स क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे, फिर हम सम्स की तरफ जंप करेंगे। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि एक सर्कल क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, अ सर्कल इज डिफाइंड एज अ फिगर closed curve obtained by joining all those points in a plane which are at a constant distance from a fixed point in the same plane। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन से आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इतना सा समझो। ये प्लेन है एक, ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, वहां पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है समझ लो ओ, ठीक है। अब इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे हर एक डायरेक्शन में बहुत सारा पॉइंट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, 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 ये जितना भी मैं पॉइंट बना रहा हूँ, ऐसे में कितने सारे, बहुत सारे पॉइंट बना सकता हूँ। ये सारे ही पॉइंट ओ पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस, 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 सब डिस्टेंस सेम है। तो अब ये सारे इक्वल डिस्टेंस पॉइंट को अगर आप ऐसे करके मिला दो आपस में, तो आपका जो फिगर मिलेगा वही सर्कल है, ठीक है। जो फिगर ऑब्टेन होगा वो क्या है, वो एक सर्कल है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सर्कल इज डिफाइंड एज अ फिगर। सर्कल एक फिगर है या एक क्लोज्ड कर्व है ना सर्कल, obtained by joining all those points in a plane। सर्कल कैसे बनता है, जब हम लोग वो सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है किसी गिवन फिक्स पॉइंट के। यानी कि यहाँ पे मेरा गिवन फिक्स पॉइंट था O, और ये बाकी सारा जो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स मैंने ऐसे बनाया था, वो सारे पॉइंट्स थे जो कि O से इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी कि समझ लो ये सब पॉइंट A B C D E F जो भी है, ये सब आपके पॉइंट O से इक्वल डिस्टेंस पे है। और क्योंकि ये लोग सब इक्वल डिस्टेंस पे, जब हम लोग ये सबको मिला देंगे तो जो फिगर बनेगा वही सर्कल्स है। या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं, हम लोग जानते हैं ये सर्कल क्या होता है। ये हो गया डेफिनेशन वाइज, और बाकी एक सर्कल क्या होता है सब जानते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा टर्म है इससे रिलेटेड जो कि हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये सब हमने पिछले क्लासेस में बहुत पढ़ा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है। तो समझ लो यहाँ से यहाँ ये जो OA है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। और हमने कंस्ट्रक्शन में भी देखा है कि हम लोग रेडियस लेते हैं, कंपास में रेडियस जितना मेजरमेंट लेते हैं, फिर एक पॉइंट पे रखते हैं और ऐसे सर्कल बना देते हैं। तो रेडियस सबको पता है क्या होता है। तो यहाँ पे मेरा OA क्या है, रेडियस है, ठीक है। अच्छा, AB क्या है, जो कि है डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB क्या है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। और ये जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है। अब हम देखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि ऑल दो सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, वो सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटर और ये कम रेडियस वाला सर्कल, अब उससे हल्का ज्यादा रेडियस वाला सर्कल, अब उससे हल्का ज्यादा रेडियस वाला सर्कल, ऐसे करके बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फॉर एग्जांपल ये है मेरा सेंटर O, तो यहाँ OA भी एक रेडियस है, OB भी एक रेडियस है और OC भी एक रेडियस है। जहाँ पे OA से बड़ा है OB, उससे बड़ा है OC, तो ये तीनों रेडियस से हमने सर्कल बनाया। मतलब कंपास लिया, कंपास में पहले OA रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, फिर हल्का बड़ा रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, फिर एक बड़ा रेडियस लेकर सर्कल बनाया, पर सेंटर सेम ही था। तो वही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो सर्कल्स व्हिच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। तो ये बहुत सिंपल सा बात था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये इक्वल सर्कल्स क्या होते हैं। दो सर्कल जो इक्वल हो वही इक्वल सर्कल्स होते हैं। अब दो इक्वल सर्कल कैसे बनाएंगे, तो सीधा सा बात है, दोनों का सेम रेडियस ले लो। समझ लो 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाया और 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके दूसरा सर्कल बनाया, तो दोनों सर्कल 5-5 हो गया, तो इक्वल सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या है। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये ध्यान से सुनना, अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। ऐसा सर्कल जो किसी भी पॉलीगॉन का सारा वर्टिसेस को छूते हुए पार होता है, वो एक सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। या फिर सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो एक पॉलीगॉन बना दो और एक ऐसा सर्कल जो पॉलीगॉन को अपने अंदर में कवर करता हो, वो है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पॉलीगन है, ठीक है। अब इसको चारों ओर से इस तरह से कवर करता हुआ एक सर्कल सर्कमस्क्राइब सर्कल हुआ। इसको थोड़ा बेटर वे में बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है और इसके अंदर एक पॉलीगन है, ऐसे ABCD। तो यहाँ पे ABCD एक पॉलीगन है, और ये जो पॉलीगन है इसको, इसके सारे वर्टिसेस ABCD, सारे वर्टिसेस को छूते हुए ये सर्कल पास हो रहा है ना। तो ये जो मेरा सर्कल है वो हो गया सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है।
और उसी तरह इनस्क्राइब सर्कल है सर्कल दैट टचेज ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, ऐसा सर्कल जो पॉलीगन का सब साइड्स को छूता है। पिछली बार वर्टिसेस को छू रहा था, इस बार साइड्स को छूता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा सर्कल जो एक इस ट्रायंगल के सारे साइड्स को छूता है, इधर साइड भी छुआ, इधर साइड को भी छुआ और इस साइड को भी टच किया। तो ऐसा सर्कल जो किसी पॉलीगन के सारे साइड्स को छूता है और पॉलीगन के अंदर आता है वो है इनस्क्राइब सर्कल, और ऐसा सर्कल जो पॉलीगन के सारे वर्टिसेस को टच करता है और पॉलीगन सर्कल के अंदर आता है वो हो गया सर्कमस्क्राइब सर्कल। सिंपल सा, आप फिगर देख के अंतर समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों को जाना, अब हम सर्कल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को देखेंगे, फिर थ्योरम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉर्ड। अब ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होता है, तो ये देखो हमने अभी तक सीख लिया कि सर्कल क्या होता है। तो ये रहा हमारा सर्कल, हर एक सर्कल का एक सेंटर होता है, उसी सेंटर पर समझ लो हम कंपास रखते हैं, रेडियस का एक मेजरमेंट लेते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। और ये जो पूरा साइड है, ये जो सर्कल का बाउंड्री दिख रहा है उसको ही हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। आई थिंक ये सब हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो इसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जब हम दो पॉइंट लेते हैं, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है, ठीक है, ऑन द सर्कमफ्रेंस है, ना ही सर्कमफ्रेंस के बाहर ना ही सर्कमफ्रेंस के अंदर, ठीक है। तो जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट लिए और उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग जब मिला देते हैं तो ये जो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है वही है आपका कॉर्ड। क्या होता है वो? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी दो पॉइंट है, इसे मिला दो, इसका नाम था CD, तो ये हो गया कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कितना सिंपल था। एनी टू पॉइंट्स ऑन द circumference of the circle when they are joined by a line, that very line is called the chord of the circle। ऐसे सिंपली जान लो। वही यहाँ पे बोला है लाइन सेगमेंट joining any two points on the circumference of a circle is chord। चलो अब chord which passes through the center is diameter। अब हमने पढ़ा ही था कि सर्कल पे कहीं पे भी दो पॉइंट बना दो और उन दोनों को ऐड कर दो तो chord बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ जो यहाँ पे एक पॉइंट था E, यहाँ पे एक पॉइंट था F, इस दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया तो एक कॉर्ड बन गया। और ये कॉर्ड जो था वो सेंटर से भी पास हो रहा था, और सेंटर से पास होने वाला कॉर्ड, सेंटर से पास होता हुआ लाइन होता क्या है? डायमीटर तो होता है। तो बस ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता है उसको डायमीटर बोलते हैं। और सारा कॉर्ड का अपना अपना लेंथ होता है। जैसे देखो इस कॉर्ड का अलग लेंथ दिख रहा है, इस कॉर्ड का अलग लेंथ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉर्ड ले लूँ तो इसका अलग लेंथ होगा, तो सब कॉर्ड का अपना अपना लेंथ है। उसी हिसाब से जो डायमीटर है उसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल में। तो कॉर्ड क्या होता है हम ये भी जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉर्ड से रिलेटेड हमारा सबसे पहला थ्योरम। सबसे पहला थ्योरम क्या है? A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is at right angles to the chord। तो अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O और उस पे एक कॉर्ड है AB, ठीक है। अब इस थ्योरम में बोलता है कि अगर हम लोग सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं किसी कॉर्ड पर, सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं किसी कॉर्ड पे, जैसे हमने यहाँ OM बनाया है AB पर, साथ ही साथ जिस कॉर्ड पे हम लोग स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं वो कॉर्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे AB डायमीटर ऑफ द सर्कल नहीं है क्योंकि AB देखो सेंटर से नहीं जा रहा है। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ द सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं किसी कॉर्ड पे और इस हिसाब का स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कि वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, तब हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड के संग में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, या फिर स्ट्रेट लाइन जो है वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे OM है स्ट्रेट लाइन जो कॉर्ड AB पे बनाया गया है, और इस हिसाब से बनाया गया है कि AM इक्वल्स टू MB है, जितना लेंथ AM का है उतना ही लेंथ MB का है। तो यहाँ पे एंगल OMA और एंगल OMB दोनों ही 90 डिग्री होगा। तो देखो वही चीज लिखा है, अ स्ट्रेट लाइन drawn from the center of the circle to a chord, and that chord is also not the diameter of the circle, and the straight line is drawn such that it bisects the chord in two equal parts, then the straight line would be perpendicular to the chord। That's it। या फिर यहाँ पे वही लिखा है कि which is not a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is at right angles to the chord या perpendicular to the chord, ठीक है। तो यही है हमारा थ्योरम नंबर 1। एक बात नोट डाउन कर लो कि ये सब थ्योरम्स को आप लोग साथ साथ एक जगह लिखते जाना, टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लो जहाँ पे मैं आपको सारे थ्योरम्स ऐसे भी प्रोवाइड कर दूंगा।
और किसी को भी ये सब थ्योरम्स के पीछे का रीजन भी जानना है कि हमने बस थ्योरम्स में डायरेक्टली पढ़ लिया कि OM AB पे परपेंडिकुलर होगा, पर क्या होगा इसका भी प्रूव होगा। ये प्रूफ पर भी मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से बोल दो कि आप लोग को उस पर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। सेम वीडियो में अगर हम लोग सब कुछ बनाएंगे तो ये काफी लॉन्ग हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो में हम लोग सारे थ्योरम्स को जाने और जल्द से जल्द हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें, बट अलग से हर एक थ्योरम का प्रूफ पे भी वीडियो जरूर आएगा। बाकी जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। देखो अब है ये हमारा थ्योरम नंबर 2 और ये बिल्कुल फर्स्ट वाले थ्योरम का उल्टा है। फर्स्ट वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जब हम लोग सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कॉर्ड पे, इस हिसाब का स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो कि कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, तो वो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। ये बिल्कुल उसका कन्वर्स है कि द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग एक सेंटर ऑफ द सर्कल से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कॉर्ड पे सच दैट कि ये स्ट्रेट लाइन कॉर्ड पे 90 डिग्री बनाता हो, यानी ये स्ट्रेट लाइन OM कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, यानी AM = MB होगा। पिछले बार हमने पढ़ा था अगर AM = MB होगा तो OM परपेंडिकुलर टू AB होगा। इस बार हमने पढ़ा कि अगर OM परपेंडिकुलर टू AB होगा तो AM = MB होगा, है ना। बस ये बिल्कुल फर्स्ट वाले थ्योरम का उल्टा ही है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड थ्योरम की तरफ। हमारा थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है कि दो कॉर्ड्स अगर इक्वल इन लेंथ है तो वो लोग सेंटर से भी इक्वल दूरी पे रहेंगे, दैट इज दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉर्ड AB और कॉर्ड CD दो कॉर्ड हैं, इस हिसाब से कि AB और CD का लेंथ बिल्कुल सेम है, सपोज करो 10 सेंटीमीटर है। अब ये जो AB का दूरी सेंटर से है सपोज OM और CD का दूरी सेंटर से है सपोज ON, ये जो दूरी है वो भी सेम होगा, यानी कि OM = ON होगा। वही इस थ्योरम में बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ध्यान रखो, सारे थ्योरम्स को नोट डाउन करते जाओ। जब तक आपको थ्योरम्स नहीं पता होगा, अच्छे से दिमाग में थ्योरम बैठा हुआ नहीं होगा, तो आप लोग ये प्रूफ्स नहीं कर पाओगे। तो हम लोग अब इसका नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो बिल्कुल इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब बिल्कुल इसका उल्टा। अभी हमने पढ़ा कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इफ टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर दे आर इक्वल। सेम थिंग अगर हम लोग यहाँ पे बोल दे इसका कन्वर्स कि एक सर्कल है, उसमें सपोज दो कॉर्ड्स है और दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, समझ लो ये OM और ये ON, तो यहाँ OM = ON पहले से बोल दिया है, तो ये कॉर्ड्स AB = CD भी हो जाएगा। पिछला में हमने पढ़ा था AB = CD होगा देन OM = ON होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि इफ OM = ON होगा तो AB = CD भी होगा। दैट्स इट। तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 5, जिसमें क्या बोल रहा है कि देयर इज ओनली वन सर्कल एंड ओनली वन which passes through 3 given points not in a straight line। इससे ये लोग बोलना चाह रहे हैं, सपोज करो 3 गिवन पॉइंट्स है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे देखो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इधर उधर है, तो इससे सिर्फ एक और एक ही सर्कल इन तीनों स्ट्रेट लाइन से पास हो सकता है। दैट्स इट। इतना सिंपल सा थ्योरम है ये वाला, और इस थ्योरम का वैसे कोई खास हम लोग यूज करेंगे नहीं फिलहाल प्रूफ्स में, ठीक है। और बाकी हमने जो थ्योरम्स पढ़ा है अभी तक 5, और हम अभी और थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, इन सब थ्योरम के प्रूफ पे भी हम लोग एक अलग से वीडियो देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सारे थ्योरम्स को पढ़ेंगे और अपने एक्सरसाइजेस को बनाएंगे, ठीक है। देखो हम लोग अभी तक कॉर्ड और उससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ये आर्क क्या होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का ये हिस्सा को हम लोग बोलते हैं आर्क। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये पूरा, तो इसमें से आप बस इतना सा हिस्सा ले लो, तो ये एक आर्क है, ये वाला हिस्सा एक आर्क है, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ हिस्सा का एक पार्ट। तो एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा एक सर्कल है जिसका बाउंड्री उसका सरकमफ्रेंस है, तो AMB उसका एक छोटा सा हिस्सा, समझ लो इतना हिस्सा, वो एक आर्क है। वैसे नीचे वाला हिस्सा भी एक आर्क है, जैसे ये हिस्सा एक आर्क हुआ तो बचा हुआ नीचे वाला हिस्सा भी एक आर्क हुआ। तो अब इन दोनों हिस्सों में क्या अंतर है? तो कोई आर्क जो स्मॉलर है उसको हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, जो बड़ा है जिसको मेजर आर्क बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा जो AMB है वो मेरा माइनर आर्क है, और ये जो मेरा ACB है, आप लोग लिखने के लिए ऐसा डिनोट कर सकते हो आर्क को, ऐसे ऊपर में ऐसे करके, ये मेजर आर्क है, ठीक है। और डेफिनेशन वाइज हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो आर्क जो सेमी सर्कल से छोटा होता है वो माइनर आर्क है, जो सेमी सर्कल से बड़ा होता है वो
मेजर आर्क, ठीक है। अच्छा, सेमी सर्कल क्या होता है इतना तो पता ही होगा, सर्कल का हाफ, है ना। तो हमने आर्क ऑफ द सर्कल जान लिया, हमने कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी जाना अभी थोड़ी देर पहले। तो अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म सुनो, जैसे ये है मेरा सर्कल, इसमें आपका है, समझ लो ये मैं दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ, ये है मेरा एक आर्क, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये है मेरा आर्क, मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस का एक छोटा हिस्सा, ये हो गया एक आर्क, इसका नाम दे दिया ACB। अच्छा, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी भी 2 पॉइंट्स को ऐड करने वाला क्या होता है, कॉर्ड होता है। तो AB एक कॉर्ड है, तो यहाँ लिख देते हैं AB अगर एक कॉर्ड है और ACB क्या है, एक आर्क है, तो इस कॉर्ड AB और आर्क ACB के बीच में जो जगह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ ACB छोटा वाला आर्क है, उसी तरह से यहाँ एक नाम दे दो AM, तो यहाँ पे AMB ये जो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ ऐसे करके, तो ये जो AMB वो क्या है, वो एक मेजर आर्क है, और AMB और AB के बीच में भी तो जगह है, AMB और AB के बीच में भी ये जो जगह है, जिसको मैं ऐसे पॉइंट बना के दूसरा कलर का इंडिकेशन दे रहा हूँ, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो हमने एक नया चीज भी सीख लिया कि सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, और जब माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में एरिया होगा तो उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, जैसे कि ये वाला है मेरा माइनर सेगमेंट, और जब मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में एरिया बाउंडेड हो तो उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन वाइज लिख लेते हैं। तो सेगमेंट क्या है, सेगमेंट इज एरिया बाउंडेड बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, है ना, और माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया है माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया है मेजर सेगमेंट। दैट्स इट। अभी फिलहाल हमने सीख लिया आर्क क्या होता है, माइनर आर्क मेजर आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। आर्क से रिलेटेड इन थ्योरम को समझने से पहले थोड़ा सा एक बात समझते हैं कि एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर और एंगल सस्टेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस क्या होता है। तो सबसे पहले सपोज करो ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल पे यहाँ पे एक आर्क है जिसका नाम है ABC, ये था सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर अब हम लोग यहाँ OA को ऐड कर दे तो ये एक रेडियस ऑफ द सर्कल है, OC भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पे देखो ये आर्क है इतना दूर, और इस आर्क के एंड्स को ही हमने सेंटर से ऐड किया, तो यहाँ पे ये जो एंगल निकल के आया इसी को बोलेंगे एंगल एट सेंटर, जो कि ये आर्क ABC सस्टेन कर रहा है। और उसी तरह से अगर हम लोग इस आर्क के एंड्स को ले जाकर मिला दे किसी भी किनारे पे, यानी सरकमफ्रेंस पे, ऐसा बोल सकते हैं बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे मिला दे, तो यहाँ पे कोई एंगल बनता है सपोज ADC। तो एंगल ADC क्या है, एंगल एट, ये एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट सरकमफ्रेंस। जो हमारा ये आर्क का एंड्स को हम लोग मिला दे और सेंटर पे मिल जाए तो जो एंगल सस्टेन हो वो है एंगल एट सेंटर, और अगर हम लोग सरकमफ्रेंस पे ले जाकर उन दोनों को मीट करवाए तो जो एंगल सस्टेन हो वो है एंगल एट सरकमफ्रेंस। अब उससे रिलेटेड हम एक थ्योरम देखते हैं, वो थ्योरम क्या है। तो उसमें बोला गया द एंगल विच एन आर्क सबटेंड्स एट सेंटर इज डबल that which it subtends at any point on the remaining part of the circumference। इसको अब यहाँ ध्यान से समझो। जैसे मेरा इस फिगर में एक आर्क है ABC, तो मैंने AC को मीट कराया सेंटर पे, तो यहाँ पे एक सेंटर पे एंगल सस्टेन हुआ ना, एंगल AOC। उसी तरह से वही आर्क ABC के एंड्स का जो A और C है इसको मैंने मीट करवाया सरकमफ्रेंस पे, तो यहाँ पे एक एंगल बना ना ADC। तो ये जो ADC एंगल है वो सेंटर वाले AOC एंगल का हमेशा आधा होगा। सपोज करो AOC का वैल्यू है 60, तो एंगल ADC होगा उसका 30, ठीक है। दैट्स इट। इतना सिंपल सा ये वाला थ्योरम है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर is always double to that of the angle subtended by the arc at the circumference। That's it। इतना सा है ये वाला पहला थ्योरम। हमारा एक नेक्स्ट थ्योरम है, वो क्या बोल रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा, सेगमेंट क्या होता है, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क। तो इस फिगर पे ध्यान दो, यहाँ पे एक आर्क है, आर्क क्या है APB, ये है ना आर्क।
और हमारा कॉर्ड क्या है ए बी। तो ये जो मेरा सेगमेंट है ये वाला हिस्सा, ये सेगमेंट से देखो एक एंगल यहाँ पे जा रहा है ए डी बी, ये उसी सेगमेंट में पड़ रहा है एंगल ए डी बी जो है, एंगल ए डी बी वो इस सेगमेंट में आ रहा है जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है। उसी तरह से एंगल ए ई बी भी सेम ही सेगमेंट पे आ रहा है, तो ये दोनों एंगल का वैल्यू सेम होगा, यानी इस दोनों एंगल्स का वैल्यू सेम होगा। इसको आप और जैसे देख लो, फॉर एग्जांपल ये है मेरा आर्क वाला हिस्सा ए पी ए बी सी, और यहाँ पे एक एंगल बना दिया, यहाँ पे उसी सेगमेंट पे एक और एंगल बना दिया सपोज ऐसे करके, और फिर मैंने यहाँ पे भी उसी सेगमेंट पे एक एंगल बना दिया, यहाँ पे भी उसी सेगमेंट पे एंगल बना दिया। तो सेम सेगमेंट पे मैंने जितना भी एंगल बनाया है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सारे का वैल्यू सेम होगा। सपोज एक 30 है तो चारों 30 30 30 30 होगा इसके लिए, है ना। ये देखो, ये भी जो किनारा पे यानी सरकमफेरेंस पे बनाया ये एंगल, ये भी सरकमफेरेंस पे बनाया ये एंगल, ये भी सरकमफेरेंस पे बनाया ये एंगल, ये भी ये चारों एंगल सेम होगा। तो वही है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो क्या बोलता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये हमारा एक सर्कल है और ये जो ये वाला हिस्सा है उसका वो एक सेमी सर्कल है ना, ये पूरा वो तो दिख ही रहा है, ये सेमी सर्कल है। तो ये जो सेमी सर्कल में एक एंगल बना है ए सी बी, ये 90 डिग्री है। वैसे ही अब अगर आप यहाँ पे ऐसे करके एक एंगल बना दो ए डी बी, वो भी 90 डिग्री होगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे एक एंगल बना दो ए ई बी, वो भी 90 डिग्री होगा। तो बस इतना बोलना चाह रहा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर आप सेमी सर्कल पे यहाँ से ऐसे एक एंगल बनाते हो तो 90 डिग्री होगा, यहाँ से ऐसे एक एंगल बनाते हो वो भी 90 डिग्री होगा। बट आप सोचेंगे कि हम ऐसे बना दे और इसको 90 डिग्री बोले, तो नहीं, वो नहीं होगा, वो गलत है। इस तरह के एंगल्स का बात कर रहा है जो कि सरकमफेरेंस से बन रहा है बिल्कुल, यानी यहाँ से गया और सरकमफेरेंस पे इसका पॉइंट टच होके बना, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ से ये भी 90 डिग्री, यहाँ से जाके ये भी 90 डिग्री, मतलब जो सरकमफेरेंस को छूता हुआ जितना भी एंगल बना रहा है सब 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब बढ़ते हमारा कुछ साइक्लिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को जानेंगे। यहाँ पे अब देखते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को पहले समझते हैं, तब हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, 4 साइडेड फिगर ही क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल जो कि जिसका वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आता हो, जिसका चारों वर्टिसेस जैसे कि ए बी सी डी ये लोग सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आता है, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। व्हेन द क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, और इस हिसाब से है कि उस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस यानी चारों जो एंड पॉइंट्स है ए बी सी डी, वो लोग सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आता हो, लाई ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक। फिगर देख के आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका जो वर्टिसेस है ये सब वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे नहीं आ रहा है। ठीक है, और चारों ही वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आना चाहिए। हम लोग ऐसे किसी क्वाड्रिलेटरल को नहीं बोल देंगे जिसका इस तरह से हो, तो हम लोग इसको नहीं बोलेंगे साइक्लिक, क्योंकि इसका 3 वर्टिसेस तो सरकमफ्रेंस पे आ रहा है पर चौथा नहीं आ रहा है, चारों वर्टिसेस आना चाहिए। इसलिए when the quadrilateral is inscribed in a circle, that is the vertices of the quadrilateral lie on the circumference of the circle, the quadrilateral is called cyclic। ठीक है, और ये जो पॉइंट ए बी सी डी है, ये चारों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, पॉइंट्स बोल दो या वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, असल में वो पॉइंट्स ही तो है। तो ये ए बी सी डी को बोलेंगे आर कॉनसाइक्लिक, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पड़ने वाले पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कॉनसाइक्लिक, जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बिल्कुल रहता है, मतलब यहाँ पे हो, 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 जहाँ भी हो। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स क्या होता है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। और हाँ, ये सब थ्योरम्स को हमने डायरेक्टली पढ़ लिया कि क्या थ्योरम्स क्या है, हमने उसे समझ तो लिया, बट ये थ्योरम ऐसा क्यों है उसका भी प्रूफ है। बट वो प्रूफ आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, किसी को भी वो प्रूफ चाहिए तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, वरना ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही खिंच जाएगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे भी आप अपने क्वेरीज या क्वेश्चंस या नीड्स को पोस्ट कर सकते हो। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड इस थ्योरम को ध्यान से समझना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे हमें बार बार यूज करना है सम्स को बनाते समय।
इसमें क्या बोला है, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स क्या होता है, तो यहाँ पे ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, बी और डी एक दूसरे का अपोजिट है। ए और डी या ए और बी को अपोजिट मत समझना, ए सी का अपोजिट है, बी डी का अपोजिट है, मतलब ऐसे डायगोनली हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अपोजिट एंगल होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का, ये लोग सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे, सपोज एक एंगल है ए, दूसरा एंगल है बी, दोनों को अगर मिला के दोनों का सम 180 होता है तब उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। यानी इस केस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सपोज करो अगर ये एंगल ए है और इसका अपोजिट एंगल एंगल सी है, तो दोनों को मिला के 180 होगा। सपोज करो अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 150 होगा, एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, तब मिला के 180 होगा। मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी 180 हुआ, एंगल बी और एंगल डी 180 हुआ। तो अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो देखो अब हमारा एक और थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, वो क्या है, तो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब क्या है, तो सपोज करो मेरा कोई भी एक्सटीरियर एंगल है, अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये और ये यानी ए बी सी डी इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर क्या हुआ, ये बाहर वाला, या इधर में बाहर वाला देख लो, इधर में बाहर वाला देख लो, इधर में बाहर वाला देख लो, ये सब एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सपोज करो मैं इस एक्सटीरियर एंगल को चुनता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, जिसका नाम है एंगल BCE। तो बोल रहा है ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के लिए इक्वल है। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, उसके लिए इंटीरियर एंगल अगर ये है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ये है, यानी कि BCE A के इक्वल है। बस दैट्स इट। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा ये भी हम लोग जान सकते हैं। सपोज करो ये एंगल ए मेरा 30 है और हमने इससे पहले वाले थ्योरम में ही पढ़ा कि ए और सी यानी कि अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये 30 है तो ये 150 होगा, एंगल सी 150 होगा। अब ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है DCE और स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये 150 है तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 और ये भी 30 हो गया ना। तो हम लोग डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ जाकर हमारा सारा थ्योरम्स फिनिश होता है। अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस को। मैंने बुक का इस्तेमाल किया है सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 10, जिसमें बहुत सारे सम्स दिए हुए, इसीलिए मैंने उसी बुक का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो कोई भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को कोई भी तरह का क्वेरी है टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाकर उसको ज्वाइन करो। देखो सम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग ने जितने भी थ्योरम्स को पढ़ा है अभी तक में, सब थ्योरम्स को एक बार अच्छे से देख लो, दिमाग में बैठा लो। अगर समझ नहीं आ रहा तो बार बार इसे फिर से प्ले करके देखो, क्योंकि ये सब थ्योरम्स को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना जरूरी है। बिकॉज अब मैं सम्स में इन थ्योरम्स को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करूंगा, और अगर आपको थ्योरम्स ही पता नहीं होगा या आप भूल गए हो, पहली बार पढ़े हो भूल गए हो, तो फिर मैं जब थ्योरम्स को इंप्लीमेंट कर दूंगा इसमें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज कैसे हुआ। तो एक बार के लिए वीडियो को पॉज करो, वापस बैठ जाओ, सारी थ्योरम्स को अच्छे से पढ़ लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो और दिमाग में बैठा लो, और फिर हम लोग सम्स में जंप करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O। यहाँ एंगल OAB दे दिया है 30 डिग्री, एंगल OCB दे दिया है 40 डिग्री। हमें निकालना क्या है, एंगल AOC। हम लोग को निकालना क्या है, AOC। ऐसे लिख लो, टू फाइंड क्या हमें करना है, एंगल AOC। और ऐसे लिख लिया करो। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है मेरे को, एंगल OAB इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल OCB इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब क्या करें, देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्वाइन OB, ठीक है। अब ध्यान दो, इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OAB, ये वाला हिस्सा वाला ट्रायंगल जो है, ये एंगल OAB, यहाँ पे जो OA है और जो OB है वो दोनों इक्वल है। बहुत जन समझ भी गए होंगे कि OA और OB साइड इक्वल क्यों है, क्योंकि OA और OB दोनों ही रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस ऑफ द सर्कल कभी बदलता थोड़ी है। किसी सर्कल का रेडियस 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा। तो यहाँ OA और OB इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो है रेडियस ऑफ सर्कल। किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड, जैसे कि इस ट्रायंगल में OA और OB इक्वल हो गया, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल OAB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही तो
दो साइड्स इक्वल होता है। अच्छा, तो OAB जिसमें OA इक्वल्स टू OB था वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने बचपन से पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है ना। जैसे ABC में AB और AC इक्वल साइड्स है तो ABC यानी ये एंगल और ACB यानी ये एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि एंगल OAB इक्वल्स एंगल OBA। ठीक है, दोनों कितना हो जाएगा 30, ये 30 है तो ये भी 30। क्यों? बेस एंगल्स। ठीक है, सेम चीज अप्लाई हो जाएगा इधर वाले ट्रायंगल में। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC। कौन सा ट्रायंगल? OBC। वहां पे भी देखो OB और OC सेम है। OB और OC सेम क्यों है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्योंकि OB और OC सेम है तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल OBC भी बन गया आइसोसेलेस। और क्योंकि वो भी आइसोसेलेस बन गया तो बेस एंगल्स इक्वल हो गया, तो बोल देंगे एंगल OCB इक्वल एंगल OBC। और वो कितना हो गया? 40 डिग्री। तो इधर आ गया 40। ध्यान दो, इधर वाला हिस्सा आया था, ये एंगल जो था वो आया था 30, इधर वाला हिस्सा का जो एंगल आया वो आया 40। तो एंगल ABC कितना आया? एंगल ABC कितना आया? तो ABC आ गया 30 प्लस 40 यानी कि 70। क्योंकि ABC तो ये पूरा एंगल था इतना, है ना। ABC पूरा था जो कि हाफ, मतलब कुछ हिस्सा इधर से आया था कुछ हिस्सा इधर से, तो 30 प्लस 40 बन गया ABC। अभी तक तो हमको पता चला ABC कितना पता चला? 70। 30 प्लस 40, पर यहाँ हुआ कहाँ? हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड तो AOC करना था, पर हमने फाइंड कर दिया ABC। अब क्या करें? तो AOC का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पे हम लोग सर्कल का एक थ्योरम लगाएंगे। वो थ्योरम क्या लगेगा? तो अगर हम लोग इसको आर्क पकड़ते हैं, ये वाला हिस्सा को, ये आर्क है ही, ये वाला जो हिस्सा है इतना मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये वाला जो मेरा आर्क है ना। अब इस आर्क के लिए एंगल एट सेंटर क्या है? AOC, और एंगल एट सर्कमफ्रेंस क्या है? ABC, है ना। इस आर्क AC के लिए या कुछ नाम दे दो, यहाँ पे AMC बोल दो या AC बोल दो, दोनों चलेगा। इस आर्क के लिए एंगल एट सेंटर है AOC, एंगल एट सर्कमफ्रेंस है ABC। हमने पढ़ा है थ्योरम में कि जो एंगल एट सेंटर होता है वो एंगल एट सर्कमफ्रेंस के डबल होता है किसी गिवन आर्क के लिए। तो यहाँ एंगल एट सर्कमफ्रेंस ही तो है ABC, और हमने ABC ही तो 70 फाइंड किया है। तो एंगल एट सेंटर यानी कि एंगल AOC कितना हो जाएगा? ABC का डबल 140। तो दैट्स इट, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर हमारा कॉन्सेप्ट इजी है तो ये चुटकियों में बन जाएगा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कि एक सर्कल दिया है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसका चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। यहाँ पे एंगल BAD देखो, BAD वो 65 है, एंगल ABD 70 है, और एंगल BDC 45 है। सब मार्क किया हुआ है। प्रूफ करना है कि ये जो AC है वो डायामीटर है। AC क्या है? डायामीटर है। और फाइंड एंगल ACB, और एक हमारा ACB, इस एंगल को भी निकालना है। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारा ABD। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पोर्शन वाला ट्रायंगल। इसमें हम लोग का एंगल DAB दिया हुआ है 65 डिग्री, एंगल ABD दिया हुआ है 70 डिग्री। थर्ड एंगल जो है एंगल ADB वो नहीं दिया, तो उसको x मान लेते हैं। और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमने पहले पढ़ा है। तो ये हो गया 180, वहां से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दो तो वो कितना आया? 45 डिग्री। यानी कि मेरा ये जो एंगल है, ये जो अभी तक नहीं दिया हुआ था, वो 45 आ गया। ठीक है, अब ये फुल एंगल ADC को देखो, फुल एंगल ADC वो कितना आया? एंगल ADC असल में दो एंगल से मिलकर बना है ना, एंगल ADC है वो ADB और BDC से मिलकर बना है। एंगल ADB प्लस एंगल BDC से मिलकर बना है, यानी 45 प्लस 45 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ADC कितना हो गया? ADC हो गया 90 डिग्री। अच्छा, ADC को 90 प्रूफ करके क्या मिला? तो ध्यान दो, हमने पढ़ा है ना कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ADC 90 डिग्री आया, तो ये मेरा पूरा जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये एक सेमी सर्कल है, ये पूरा है ना। मैं ऐसे कलर कर दे रहा हूँ, ऐसे भी अब फिगर का उतना काम नहीं है। ADC कितना हो गया मेरा, ये जब ADC 90 आया तो वो वाला फिगर पूरा सेमी सर्कल हो गया। तो जो उस सेमी सर्कल के लिए ये जो AC है वो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो AC इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। AC क्या है, डायामीटर ऑफ सर्कल है। अब सेकंड पूछा है ACB, वो कैसे निकालूं। तो हल्का सा इन चीजों को मैं इरेज कर देता हूँ, ब्लू लाइंस को, नहीं तो ये कंफ्यूजन करेगा। हमें पूछ रहा है हमारा नेक्स्ट एंगल, इसके लिए हम लोग बस थ्योरम्स को जान ले तो इजीली बन जाता है, ये कोई खास टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब हमसे पूछा है ये वाला एंगल ACB, क्या पूछा है, एंगल ACB। तो अब देखो ये वाले सेगमेंट पे ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे ADB और ACB, ध्यान दो, दिख रहा है ये वाला। अगर हम देखें यहाँ पे जो जा रहा है ऐसे, ADB यानी ये पोर्शन और ACB यानी ये पोर्शन, दोनों सेम आर्क कॉर्ड यानी सीधा सीधी सेम सेगमेंट पे पड़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ACB, दोनों सेम है, यानी ACB 45 डिग्री हो जाएगा। दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ये जो सर्कल है उसका सेंटर है O, एंगल AOB दिया हुआ है 70 डिग्री, कैलकुलेट करो एंगल OCA और OAC, ये दोनों को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो बस हमें बस थ्योरम्स को अप्लाई करने का सोचते रहना है, कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे देखो, अगर इस आर्क को पकड़े, ये वाला जो है मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये आर्क है, AB बोल दो, तो आर्क AB के लिए आपका ये जो एंगल है, ये एंगल एट सेंटर है ना, ये वाला, और इसी आर्क के लिए ये देखो एंगल एट सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे, ये वाला। दोनों एंगल्स को मैं थोड़ा ब्लू कर देता हूँ, ये हो गया एंगल एट सेंटर, ये हो गया एंगल ऑफ एट सर्कमफ्रेंस इस आर्क के लिए, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जो एंगल एट सेंटर है वो डबल होता है एंगल एट सर्कमफ्रेंस के, यानी एंगल एट सर्कमफ्रेंस एंगल एट सेंटर का आधा होता है। तो यानी एंगल एट सर्कमफ्रेंस जो है मेरा, वो है कौन सा, एंगल एट सर्कमफ्रेंस है एंगल ACB। वो एंगल हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, एट सेंटर, यानी AOB। तो हाफ ऑफ 70 यानी हो जाएगा 35 डिग्री। तो AOB हो गया 35 डिग्री, सॉरी ACB हो गया 35 डिग्री। हमें वही निकालना था, OCA बोलो या ACB। यहाँ भी ध्यान दो, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो ACB निकाला, पर क्वेश्चन में तो OCA पूछ रहा है, OCA पूछ रहा है। देखो OCA बोल दो या ACB बोल दो, बात तो उसी एंगल का हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो ACB को हटा के एंगल OCA को भी 35 बोल सकते हैं। यहाँ पे एंगल ACB पूरा बोल दो या OCA बोल दो, बात तो इसी एंगल का हो रहा है, तो वो निकल गया 35 डिग्री। एंगल OAC पूछा है, अब OAC यानी ये नीचे वाला एंगल पूछा है, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को याद करो, हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, यहाँ वही लगेगा OCA। ये जो ट्रायंगल OCA है वहाँ पे OA और OC इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वो लोग रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होता है। तो इसीलिए जो एंगल बेस एंगल से एंगल OCA इक्वल्स एंगल OAC है, और इसीलिए OAC भी आ गया 35, दोनों आ गया 35। तो 4 के पार्ट 1 में यहाँ A और B का वैल्यू निकालना है। कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है मेरा एंगल एट सेंटर, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, जैसे ABCD, सपोज ये O है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर मैं ये आर्क पकड़ता हूँ ABC, ये वाला जो आर्क है, इन आर्क ABC, ये वाला जो आर्क है, इस आर्क के लिए एंगल एट सेंटर क्या है, एंगल AOC है ना। ABC के लिए एंगल एट सेंटर है AOC, और एंगल एट सर्कमफ्रेंस क्या है, ADC। तो पहले एंगल एट सेंटर लिख लेते हैं, जो कि है 130 डिग्री एंगल एट सेंटर, ठीक है। अब एंगल एट सर्कमफ्रेंस निकालो, एंगल ADC, जो कि क्या होगा, एंगल एट सर्कमफ्रेंस हमेशा हाफ होता है, तो हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर यानी कि कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, यानी B का वैल्यू आ गया 65 डिग्री। मैंने वही आर्क के लिए पकड़ा,
ऐसा नहीं अलग आर्क के लिए एंगल एट सेंटर ले लो, अलग आर्क के लिए एंगल एट सर्कमफेरेंस, नहीं, उसी आर्क ए बी सी के लिए, इसी आर्क के लिए एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस लिया। तो एंगल एट सर्कमफेरेंस यानी ए डी सी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 65, जो कि बी का ही वैल्यू 65 है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फिगर नजर आ रहा है ए बी सी डी, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल क्या है? ए और बी, बी है ना वैल्यू, ए और बी, तो ए और बी मिला के 180 हो जाएगा। बी अभी तुरंत निकाला 65, तो ए प्लस 65 लिख दो 180, तो ए आ जाएगा 180 माइनस 65, यानी कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। यहाँ पे ये सी को हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो ए बी सी एक आर्क है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ ऐसे हल्का ज्वाइन कर दो, ऐसे, और यहाँ ऐसे, यहाँ डी नाम दे दो। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो फॉर आर्क ए बी सी, इस आर्क ए बी सी के लिए एंगल एट सेंटर क्या है? ए ओ सी, और एंगल एट सर्कमफ्रेंस क्या है? ए डी सी। तो एंगल एट सेंटर कितना है? एंगल एट सेंटर है एंगल ए ओ सी, है ना, ये इस आर्क के लिए एंगल एट सेंटर है ए ओ सी यानी 112 डिग्री। और एंगल एट सर्कमफ्रेंस कितना है? एंगल एट सर्कमफ्रेंस है एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, यानी हाफ इंटू 112, यानी कितना हो जाएगा आपका? 56 डिग्री। ठीक है, तो ए डी सी कितना हो जाएगा? 56 डिग्री। अब देखो इन फिगर ए बी सी डी, ये जो फिगर ए बी सी डी है, इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि वो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी हो जाएगा 180 डिग्री। ए डी सी अभी फाइंड किया 56, और ए बी सी को यहाँ सी से डिनोट कर रखा है, तो 180, तो सी का ही तो वैल्यू निकालना है। तो 180 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 124 डिग्री। दैट्स इट। तो ये हुआ हमारा सी का वैल्यू। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो 5 के पार्ट 1 में जैसा दिख रहा है, हम लोगों को क्या निकालना है? ए निकालना है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये BOD क्या है? BOD डायमीटर है ना, BOD इज डायामीटर। अगर BOD डायामीटर है तो ये इधर एक सेमी सर्कल है, इधर भी एक सेमी सर्कल है, बोल सकते हैं ABD, और साथ ही साथ BCD दोनों ही सेमी सर्कल है ना। ये हिस्सा एक सेमी सर्कल है, ये हिस्सा एक सेमी सर्कल है। अच्छा, तो हम लोग अब बोल सकते हैं BAD, एंगल BAD जो है वो कितना है? 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं कि ये जो एंगल पूरा एंगल BAD है, ये BAD वो 90 होगा, हमने पहले पढ़ा है ये थ्योरम। तो एंगल BAD पूरा हो गया 90। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल BAC दिया हुआ था 70, एंगल BAC 70 दिया था, हमने अभी निकाला एंगल BAD जो कि निकला 90। तो अब लिखो इन ट्रायंगल ABD, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ABD, इसमें हम लोग बोल सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल DBA प्लस एंगल ADB इक्वल्स 180 होगा। क्या? ये पूरा एंगल BAD हो गया 90 डिग्री, एंगल DBA हो गया 35 डिग्री, और एंगल ADB नहीं दिया तो उसको ADB ही रहने देते हैं, इक्वल्स 180 डिग्री। 90 प्लस 35 125 हो गया, तो यहाँ आया एंगल A, यहाँ पे आ गया 125 प्लस एंगल ADB। तो अगर ADB का वैल्यू निकालना है तो निकाल लो। कैसे निकल जाएगा? 180 माइनस 125, तो कितना आ गया? 55 डिग्री। यानी ये एंगल जो था ADB वो कितना निकला? 55 डिग्री। अब बता दो, अब एंगल A निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? अगर इसको हम लोग पकड़ते हैं ना, ये आर्क और ये कॉर्ड में ये सेगमेंट है ना, तो इस सेगमेंट में हमारा ये एंगल बोल दो और ये एंगल बोल दो, दोनों सेम है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ लिख देता हूं कि एंगल ADB और एंगल ACB दोनों इक्वल है एंगल एट सेम सेगमेंट। ठीक है,
तो वो कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। बस यानी ये एंगल अगर 55 है तो ये भी 55 होगा, यानी ए का वैल्यू हो गया 55 डिग्री। बस दैट्स इट। लोग अब यहाँ निकालेंगे वैल्यू ऑफ एंगल बी। वो कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ देखकर अब हम लोग बहुत जन इसको पिछले वाले क्वेश्चन से मतलब मिलाकर कोशिश करेगा कि बोल देगा कि एंगल ए डी बी को 90 ले लेते हैं, पर यहाँ 90 नहीं ले सकते। बोलो क्यों? क्योंकि अगर ये सर्कल है और ये बिल्कुल सेमी सर्कल हो, यानी ये वाला डायमीटर हो, तब हम लोग ऐसे करके टच किया हुआ एंगल को 90 लेते हैं। पर देखो इस फिगर में सेंटर को बिल्कुल नीचे बना दिया। ये ऐसा, ये फिगर ऐसा नहीं है, ये फिगर कुछ ऐसा है। मान लो ये है सेंटर, तो यहाँ से गया है लाइन और ऐसे बना है, तब इसको 90 नहीं ले सकते। इस केस में ले सकते थे, इस केस में नहीं ले सकते। यानी कि ये दोनों एंगल मेरा 90 तो नहीं है। तो अब कैसे करें? तो हम लोग अभी भी कर सकते हैं। कैसे? देखो AC एक स्ट्रेट लाइन है, AC इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम दे दो, सपोज मैंने दे दिया M, ठीक है। तो अगर मैंने वह यहाँ पे नाम M दे दिया तो एंगल AMB जो है वो कितना है 120 डिग्री, ये वाला एंगल 120 है ना। और एंगल BMC अब कितना हो जाएगा? तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, हमने पढ़ा है ना बचपन के क्लासेस में, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल AMB प्लस एंगल BMC हो जाएगा 180 डिग्री। तो AMB 120 है प्लस BMC इज इक्वल टू 180, तो जल्दी से निकाल दो BMC कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये BMC हो गया 60 डिग्री। अब ये जो ट्रायंगल है BMC, ये ट्रायंगल जो है BMC है ना, इन ट्रायंगल BMC ये एंगल BMC है आपका 60 डिग्री, एंगल MBC है आपका 25 डिग्री। तो एंगल MCB निकालो, एंगल MCB निकालो। वो कैसे निकालेंगे? तो तीनों एंगल को मिला के कितना होता है 180। तो 60 प्लस 20 प्लस MCB हो जाएगा 120। तो 60 प्लस 25 हो गया 85 प्लस एंगल MCB हो गया 180। तो एंगल MCB कितना हो गया 180 माइनस 85, यानी कितना हो गया 180 माइनस 85 यानी 95 डिग्री। ये एंगल कितना निकल गया? ये वाला जो एंगल है ये निकल गया 95 डिग्री, ठीक है। अगर वो मेरा 95 निकल गया तो हमने अभी तक क्या निकाला? MCB, यानी इस एंगल को 95 निकाला। अब देखो ये वाला आर्क को पकड़ो, इस आर्क को, ये आर्क, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये आर्क है ना, ये वाला आर्क मैंने थोड़ा डीप कर दिया है। तो ये जो मेरा आर्क है उसके लिए देखो, और ये कॉर्ड, तो इस सेगमेंट पे मेरा ये एक एंगल पड़ रहा है ऐसे करके, और इसी सेगमेंट पे मेरा एक और एंगल पड़ रहा है ऐसे करके। यानी हम लोग बोल सकते हैं एंगल ADB इक्वल्स एंगल ACB, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल ऑन सेम सेगमेंट कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 95 डिग्री, यानी कि B भी हो गया 95 डिग्री। फिर से देख लो, मैं थोड़ा ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूँ। ये वाला मेरा जो आर्क है और ये जो कॉर्ड है वो एक सेगमेंट बना ना, तो इस सेगमेंट पे देखो यहाँ एक एंगल बन रहा है किनारा पे, और यहाँ पे भी एंगल बन रहा है किनारा पे, तो दोनों ही तो सेम सेगमेंट पे आ रहा है। तो अगर ये 95 है तो ये भी 95 होगा, ठीक है। और वो B था इसलिए 95 हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। तो यहाँ पे हमें निकालना है C को। कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे तो दे ही दिया, ये एक आर्क है, ये जो मैं डीप कर रहा हूँ वो एक आर्क है। तो आर्क के लिए एंगल एट जो सेंटर होता है वो एंगल एट सर्कमफ्रेंस के डबल होता है। तो यहाँ एंगल ACB वो क्या है? एंगल एट सर्कमफ्रेंस है। तो एंगल एट सर्कमफ्रेंस कितना है 50 डिग्री। और एंगल AOB क्या है? एंगल एट सेंटर है। वो क्या हो जाएगा? एंगल एट सेंटर किसी आर्क के लिए एंगल एट सर्कमफ्रेंस का डबल होता है, यानी वो कितना हो गया 100 डिग्री, यानी यहाँ लिख दो 100 डिग्री। अब पूछा C को है। अच्छा, सेम हमने इस तरह का सम 1 में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में OA और OB सेम है। OA AB सेम क्यों है? रेडियस के लिए। अब क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो ट्रायंगल AOB कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस, है ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होता है, तो एंगल OAB इक्वल्स एंगल OBA, यानी दोनों ही C हो गया। अगर ये C है तो ये भी C है। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को मिला के कितना लिख सकते हैं? 180। ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं
c प्लस 100 प्लस c 180, तो c 2c प्लस 100 हो गया 180, तो 2c कितना आ गया 180 माइनस 100 यानी कि 80। देयरफॉर c हो गया 80/2 यानी 40 डिग्री। बहुत सिंपल था। तो देखो अब हम लोग को ये वाला सम करना है जिसमें हम लोग को 5 का पार्ट 4 फाइंड d करना है। ये जो d है इस d को निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ देखो ये कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ऐसे लेते हैं, इधर ये वाला ले लेते हैं। हाँ चलो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे AOB क्या है, AOB इज डायमीटर है, ठीक है। AOB क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो फिर एंगल APB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। APB 90 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल सस्टेंडेड बाय सेमी सर्कल या एंगल इन सेमी सर्कल, ऐसे बोल दो एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल इन सेमी सर्कल कितना है 90 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब अगर पकड़ते हैं इन ट्रायंगल APB, एंगल APB तो मेरा 90 है, एंगल PAB मेरे को पता नहीं, एंगल PBA है 45 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 45 प्लस एंगल PAB इक्वल्स 180। क्यों, ये बताने का जरूरत नहीं है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल PAB हो जाएगा 180 माइनस 135 यानी कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये वाला आर्क, इधर एक आर्क दिख रहा है ऐसे, ये वाला आर्क, इसको मैं डबल से थोड़ा डीप टाइप का कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आर्क और ये कॉर्ड, ये एक सेगमेंट ही तो है। तो इस सेगमेंट के लिए आपका किनारा वाला एंगल देखो ये है एक, यानी सरकमफेरेंस पे पड़ रहा है, और यहाँ पे भी एक सरकमफेरेंस पे एंगल पड़ रहा है ये वाला, ठीक है। तो लिखेंगे, इधर लिख देता हूँ, एंगल PAB इक्वल्स एंगल P, यहाँ पे नाम दे दो, M दे दो फॉर एग्जांपल, PMB, ठीक है। एंगल PMB, एंगल एट सेम सेगमेंट, है ना। ये वाला देखो ऐसे यहाँ गया और ऐसे यहाँ गया, दोनों पड़ा तो सेम ही सेगमेंट पे, तो DB हो गया 45 डिग्री। दैट्स इट, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है AB इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल। तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। देखो AB के लिए ये वाला एक सर्कल जो है फर्स्ट वाला सर्कल, उसके लिए भी AB कॉर्ड है, और दूसरा सर्कल के लिए भी AB कॉर्ड जैसा बिहेव कर रहा है, यानी दोनों में सेम ही कॉर्ड है, तो AB हो गया कॉमन कॉर्ड। एंड AC एंड BD आर डायमीटर, तो ये AC इस सर्कल का डायमीटर है, AD इस सर्कल का डायमीटर है, O1 और O2 सेंटर्स है। पूछा है कि DBC को स्ट्रेट लाइन प्रूव करो, तो कैसे करेंगे। तो देखो किसी भी लाइन को स्ट्रेट लाइन अगर प्रूव करना है, तो उस पर अगर कोई एंगल बन रहा है, उन दोनों एंगल का सम हम लोग 180 प्रूव कर दे, तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंगल DBA और एंगल CBA दोनों का सम 180 प्रूव कर दे, तो DBC एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हम लोग क्या प्रूव कर दे, इफ वी प्रूव एंगल DBA प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो पहले वाले सर्कल में अगर AD इज डायमीटर, इस सर्कल में देखो, इस सर्कल में एंगल DBA हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, एंगल एट सेमी सर्कल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो सेकेंड सर्कल है, सेकेंड सर्कल जिसका सेंटर है O1, चलो उसमें भी एंगल ABC हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, एंगल एट सेमी सर्कल, है ना। ये वाले सर्कल में भी देखो, ये वाले सर्कल में भी अगर ये एक सेमी सर्कल है ये वाला, तो ये वाला जो एंगल है वो तो 90 हुआ ना, और उसी तरह से इस सर्कल में भी ये वाला एंगल भी 90 हुआ, ठीक है। तो एंगल DBA प्लस CBA, तो एंगल DBA प्लस एंगल CBA अब निकालते हैं। यहाँ देखो DBA कितना है 90 है, और ABC बोलो या CBA बोलो वो भी 90 है, तो 90 प्लस 90 180 हो गया। तो ये एंगल
और ये एंगल को जब मिला के 180 आया तो ये वाला स्ट्रेट लाइन है ना DBC, तो DBC इज अ स्ट्रेट लाइन, बोल सकते हैं DBC इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे फिनिश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दे दिया है जहाँ पे ABCD क्लियरली दिख रहा है, क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हम लोग को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है BCD, ADC एंड ABC, ये तीनों एंगल फाइंड करना है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे ये मार्क यानी कि AB पैरेलल टू CD दे दिया, ऐसे बना देता है एरो, मतलब पैरेलल है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे एंगल BCD निकालने के लिए BCD प्लस एंगल DAB कितना लिख देंगे, 180, क्या, अपोजिट एंगल इन एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, तो एंगल BCD प्लस 105 इज इक्वल टू 180 हुआ, तो एंगल BCD कितना होगा, 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री, तो ये हो गया अपना 75 डिग्री। अच्छा, हम लोग का अब ये दोनों निकालना तो बहुत इजी है, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ बोल सकते हैं एंगल ADC प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो एंगल ADC प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो ADC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105, 75 डिग्री, तो ये हो गया 75। सिमिलरली इन दोनों में आपको इंटीरियर लगा के इसको भी निकाल लो, ये आप लोग खुद ही कर लोगे, एंगल ABC, तो दैट्स इट। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ क्या बोला है कि एक फिगर दिया है जिसमें O सेंटर है, AOB का वैल्यू 140 दिया है जैसा दिख रहा है, OAC का वैल्यू 50 दिया है, और ACB यानी इसको फाइंड करने बोला है, OBC यानी OBC ये वाला, सॉरी OBC यानी ये वाला फाइंड करने बोला है, और OAB यानी ये एंगल फाइंड करने बोला है, और CBA इधर वाला एंगल फाइंड करने बोला है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन जाते हैं। सबसे पहले ACB निकालना है, यानी इस एंगल को निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे बेस्ट मुझे ये तरीका लगता है कि ये वाले को इधर से ऐसे ज्वाइन कर दो, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, यहाँ दे दो M, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ज्वाइंट BM एंड AM, ठीक है। अब देखो ये वाला आर्क दिख रहा है BCA, ये वाला आर्क BCA, ये एक आर्क ही तो है ना, BCA जो मेरा ये आर्क है, ठीक है। तो ये जो आर्क BCA है उसके लिए ये एंगल एट सेंटर है, ये एंगल एट सर्कमफ्रेंस है, तो फॉर आर्क BCA एंगल एट सेंटर हो जाएगा 140 और एंगल एट सर्कमफ्रेंस हो जाएगा उसका आधा यानी 70 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया 70 डिग्री। और जो फिगर हमने ड्रॉ किया है ये BMAC, ये देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं लग रहा है, BMAC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BMAC एंगल BMA प्लस एंगल BCA 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल BMA प्लस एंगल BCA कितना हो जाएगा 180, क्या अपोजिट एंगल 180 होता है, तो ये हो गया 70, ये हो गया BCA इक्वल्स टू 180, तो एंगल BCA हो गया 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो हम लोग का ये एंगल निकल गया, कितना निकल गया 110 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो ये ACB जो है ये वाला निकल गया 110 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है OBC, यानी ये एंगल पूछ रहा है OBC, इसको कैसे निकाले, तो यहाँ पे देखो जब 3 एंगल निकल ही चुका है तो चौथा तो निकल ही जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल तो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना भी हो, पर ये जो एंगल ये जो OACB है वो इज क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्योंकि वो एक क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 50 प्लस 40 प्लस 110 सॉरी 50 प्लस 140 प्लस 110 प्लस एंगल OBC इक्वल्स टू 360, क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल जो क्वाड्रिलेटरल OBCA ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें भी 360 होगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 190 प्लस 110 हो गया, तो 300 आ गया, तो 300 प्लस एंगल OBC आ गया 360,
तो एंगल OBC आ गया 360 माइनस 300 यानी 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। तो हमारा सब कुछ अभी तक में निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, तो इतना दूर तक पहले करते हैं, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर इरेज करके बाकी दो बनाएंगे। तो अब देखते हैं हम लोगों को क्या निकालना है, OAB। तो सबसे पहले OAB, तो इस एंगल को ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन से ये, तो ये इतना सा जो मैंने थोड़ा सा डीप कलर कर दिया, ये OAB है। तो एंगल OAB कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दो, यहाँ ट्रायंगल पहले लो, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAB, ये वाला जो ट्रायंगल है OAB, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में OA इक्वल्स OB होगा, क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। दोनों सेम हो जाएगा, रेडियस, रेडियस के सेम होने से क्या हो जाता है, बेस एंगल्स इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल OAB इक्वल्स एंगल OBA, दोनों को x पकड़ लो, तो x प्लस 140 हो जाएगा 180 डिग्री। इतना सा एंगल जो था इसको मैंने x पकड़ लिया, तो इधर भी इतना सा एंगल हो जाएगा x, फुल 60 है, देखो ये फुल 60 है पर इतना सा x ही है, यहाँ पे ये फुल 50 है पर इतना सा जो डीप किया है वो x ही है। तो ये वाला x, ये वाला x और ये 140 इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें हो जाएगा 180। तो 2x प्लस 140 इक्वल्स टू 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 40। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40/2 यानी 20। तो मेरा OAB और OBA को भी तो x माना था, तो OAB x यानी कि 20 आ गया, तो ये भी खत्म। अब निकालना है CBA, CBA यानी इस एंगल को निकालना है। इसको अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां पे ध्यान दो, अब ये फुल एंगल मेरा 60 है, चलो इधर कर दो, इसको इधर ही कर देते हैं। तो ये देखो एंगल OBC, एंगल OBC हमने पहले ही निकाला था, OBC यहाँ पे कितना निकाला था, 60 डिग्री, यहाँ लिख भी रखा है, ये जो फुल है, फुल देखो, ये फुल को मैं डीप कर देता हूँ, ये फुल एंगल है 60 डिग्री, फुल 60 है, और अभी इतना छोटा सा जो ये निकला x और इधर भी x, वो निकला 20 डिग्री। तो बचा हुआ यहाँ पे CBA यानी ये वाला पोर्शन, देखो CBA यानी ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, 60 माइनस 20 यानी कि 40 डिग्री। तो आ गया सारा एंगल्स, ये अच्छा सम था। देखो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या फाइंड करना है, CDB, ABC और ACB। तो CDB कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा 49 दिया हुआ है, अच्छा ये वाला आर्क देखो, ये BC, ये वाला जो आर्क है, ऐसे इसको मैं थोड़ा डीप कर दे रहा हूँ, तो ये है मेरा एक आर्क, ठीक है। तो इन आर्क BC और ये मेरा एक कॉर्ड है ना, तो ये बन गया एक सेगमेंट ना। तो इसमें देखो ये वाला जो एंगल है, ऐसे जो जा रहा है ये एंगल, और ऐसे जो जा रहा है ये दूसरा एंगल, दोनों सेम ही सेगमेंट पे तो पड़ रहा है, इसी सेगमेंट पे ये एंगल बना और इसी सेगमेंट पे ये एंगल बना। तो बोल सकते हैं एंगल BDC इक्वल्स एंगल BAC, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो दोनों ही कितना हो जाएगा, 49 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी 49 था तो ये वाला यहाँ पे भी 49 हो गया। इस सेगमेंट के लिए ये एंगल और इस सेगमेंट के लिए ये एंगल, दोनों सेम सेगमेंट पे है तो 49 49, ठीक है, बन गया ये वाला। सेकेंड है बोला ABC यानी ABC यानी इसको फाइंड करने बोला है। इसके लिए देखो ये मेरा आर्क, ये जो आर्क है देखो ऐसे, ये गया मेरा आर्क, ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो ये वाला मेरा जो आर्क है, ये वाला मेरा जो कॉर्ड है, तो ये एक सेगमेंट बना ना। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल गया ऐसे और यहाँ से जो एंगल गया ऐसे, ये दोनों भी तो इसी सेम सेगमेंट पे है, तो बोल सकते हैं एंगल ADC इक्वल्स एंगल ABC, यहाँ भी एंगल एट सेम सेगमेंट, ठीक है। तो दोनों ही हो गया 43 डिग्री।
तो ये वाला भी निकल गया 43, जो इसके संग सेम सेगमेंट पे था, और इधर से ऐसे और ऐसे में ये निकल गया 49। ठीक है, अब क्या निकालना है? लास्ट बोला है ACB। ACB यानी ये पूरा एंगल पूछ लिया ACB, ये हम लोग अब कैसे निकालेंगे? तो देखो ये पूरा एंगल पूछा है, इसको कैसे निकालेंगे ACB को? तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ACBD है वो क्या है? इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो एंगल ADB है उसका अपोजिट है ACB, तो एंगल ADB प्लस एंगल ACB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल का सम इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 होता है। तो 43, ये वाला एंगल ADB पूरा कितना है? देखो 43 और 49 को ऐड करके है ना, तो हो गया ये 92 डिग्री। तो 92 प्लस एंगल ACB 180 हुआ, तो खाली एंगल ACB कितना हो जाएगा? 180 माइनस 92, तो 88 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में ये एक सर्कल दिया है, ये ABCD देख के पता चल रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये पूरा ADC मतलब ये पूरा एंगल दिया है 77। ठीक है, ये पूरा 77 है, ये 75 है, ये इतना दूर 58 है, और ये सब फाइंड करने बोला है। सबसे पहले पूछा है BDC यानी इतना सा पोर्शन पूछा है। अब ये पूरा 77 का, यानी वो 77 से कम ही होगा, हम लोग को इतना सा पोर्शन पूछा है। BDC कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ABD। इसमें देखो एक एंगल है 75, एक एंगल है 58, और ये तीसरा ADC जो बाहर वाला पूरा एंगल है 77, पर इस ट्रायंगल का जो एंगल है ADB वो हम लोग को नहीं पता है। तो एंगल ADB को ADB ही छोड़ देंगे और तीनों को मिला के 180 होगा। तो ये 13 हो गया, और इधर 12 प्लस 1 13 हो गया। एंगल ADB हो गया 180, तो एंगल ADB हो गया 180 माइनस 133। तो 10 में 3 7 कट गया, 17 में से 13 47 डिग्री। तो ये टोटल देखो ये पूरा था 77, तो इतना दूर आया 47, जबकि ये जो पूरा था वो पूरा कितना था? पूरा था मेरा, ये पूरा था 77, और इतना दूर आया फिलहाल 47, तो ये बचा हुआ इतना दूर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। तो यही है क्वेश्चन में पूछा है। BDC पहले बोला था, तो BDC निकाल देते हैं नंबर 1 में। एंगल BDC जब फुल है 77, इतना दूर है 47, तो 77 माइनस 47 यानी BDC आ गया 33। सेकंड पूछा है BCD यानी ये एंगल पूछा है, कैसे निकालेंगे? ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ABCD साइक्लिक है तो 75 प्लस एंगल BCD हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल BCD कितना हो जाएगा? 180 माइनस 75 यानी 105 डिग्री। तो ये हो गया 105 डिग्री। अब आया एंगल BCA यानी BCA, ये एंगल पूछा है। सेकंड वाला तो सिंपल था, अब पूछ रहा है एंगल BCA यानी ये एंगल, है ना, ऐसे जो बन रहा है देखो BCA ऐसे बना है ना। इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल है, ये देख रहा है ये वाला आर्क, ये वाला कॉर्ड, तो ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट के लिए देखो एक एंगल ऐसे जा रहा है और दूसरा एंगल सेम सेगमेंट पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये 47, तो ये भी 47 हो गया। डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ADB इक्वल्स एंगल ACB जो कि 47 एंगल एट सेम सेगमेंट। ठीक है,